Hello guys, welcome back to Ansarkari and I hope that you all must be doing great. So in continuation with our GS3 economy series, so we are starting with chapter number 2 from class 12th NCERT book. This is for microeconomics. So first we'll be covering this up. And today the topic is going to be the theory of consumer behavior. And in that also we are going to understand about the cardinal and the ordinal theory. So beginning with this, again, we're talking about the consumer behavior at the micro level, at the individual level. So consumer has to firstly decide कि आप अपना पैसा कैसे spend करोगे. The income that you are earning, you will have to make a choice because जो हमारे पास resources हैं, they are limited and they are scarce. So आपको ये choose करना है कि जो भी आपकी choice रहने वाली है, क्या वो आपकी satisfaction को maximize करेगी या नहीं करेगी. तो a consumer would obviously be going by that particular decision जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी satisfaction maximum रहने वाली है. तो आपको चूज करना है बेस्ट कॉम्बिनेशन, जितने भी ऑप्शंस आपके पास हैं. तो आप बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करोगे, क्या फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, आपकी कंज्यूमर की जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, आपके क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी, आपकी इनकम वुड बी डिसाइडिंग कि आप कौन से कॉम्बिनेशन, कौन सी चॉइस आप उसके साथ जाने वाले हो. सो दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं. एक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी एनालिसिस. तो यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम यही समझेंगे कि हाउ वी कैन डिसाइड कि कौन से पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की यूटिलिटी मैक्सिमम है जिसके साथ हम फाइनली जाएंगे. सो यूटिलिटी एनालाइज करने के दो मेथड्स हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. सो फर्स्टली विल कंप्लीट everything that is related to the cardinal, then we'll move on to the ordinal utility analysis. So economics में importance of assumptions बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में ऑब्वियसली एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर फंक्शनिंग साइमल्टेनियसली अगर हम रियलिटी की बात करें. बट इन केस ऑफ थ्योरी, व्हेन वी विल बी स्टडिंग, या थ्योरीज जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो विल बी अज्यूमिंग डिफरेंट थिंग्स. तो अगर आपको असम्पशंस ही नहीं समझ आएंगी तो थ्योरी को रीड करने का या थ्योरी, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस टू यू. सो इट्स इम्पोर्टेंट, जब भी आप कोई इकोनॉमी में थ्योरी रीड कर रहे हो, कोई लॉ रीड कर रहे हो, तो आप पहले अजम्पशंस को अच्छे से समझो कि अजम्पशंस क्या अज्यूम कर रही हैं, एंड अकॉर्डिंगली अजम्पशन के बेसिस पे ही आगे जो पूरी थ्योरी है वो उसी के ऊपर बेस्ड होती है. तो यहाँ पे इन दिस केस जो आज हम यूटिलिटी एनालिसिस करने वाले हैं, फर्स्ट assumption is कि we are only assuming कि only there are two goods in the economy. Now in reality there are so many innumerable goods कि आप आज के टाइम में you can't even exactly come to the exact number कितना है. So एक assumption ये है कि we are only assuming कि there are only two goods in the economy. One is bananas and another one is mangoes. So this is an example. आप कोई भी good assume कर सकते हो, but what matters is that there exist two goods in the economy. And जो सिंबल हम यूज करने वाले हैं, x1 हम डिनोट करेंगे फॉर द क्वांटिटी ऑफ बनानास, x2 इज फॉर द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज. ऑल राइट, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड. फर्स्टली विल अंडरस्टैंड कि यूटिलिटी होती क्या है. सो यूटिलिटी की आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हो. दिस मस्ट बी योर बेसिक आइडिया. बट जब हम दो डिफरेंट अप्रोचेस की बात करेंगे तो उसमें कार्डिनल में वी कैन मेजर इट इन अ क्वांटिटेटिव मैनर, एंड वहां पे जो हम यूनिट यूज करेंगे दैट वुड बी यूटिल्स. सपोज आप यहाँ पे जो हमने बनाना एंड मैंगोज का एग्जांपल लिया है, तो उसमें सपोज आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 5 units ऑफ मैंगोज यू आर गेटिंग 10 utils ऑफ यूटिलिटी. तो यूटिल्स इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट जब हम बात करते हैं ऑफ कार्डिनल एनालिसिस. ऑल राइट, सो कंज्यूमर बेसिकली डिसाइड करते हैं डिमांड फॉर अ कमोडिटी वो कितना करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन. सो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी फाइनली आपका डिसीजन डिसाइड करेगी कि आप किसी पर्टिकुलर, अगर आप कोई चॉइस मेक कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर चॉइस के साथ जाने के बाद आपकी सेटिस्फैक्शन कितनी ज्यादा होने वाली है. अगेन ये हमने जो अभी ऊपर बात करी, द बेस्ट कॉम्बिनेशन आप कैसे चॉइस चूज करोगे. तो यूटिलिटी जो है दैट इज सब्जेक्टिव. अगेन दिस इज सब्जेक्टिव टर्म, ये वेरी करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम डिफरेंट सिनेरियो टू सिनेरियो. एंड अगेन यूटिलिटी प्लेस टू प्लेस एंड विद टाइम भी इट कैन वेरी. All right, तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के साथ दिस इज द फर्स्ट अप्रोच दैट विल बी टेकिंग अप टुडे.
सो बेसिकली इट अज्यूम्स, कार्डिनल एनालिसिस में इट इज अज्यूमिंग कि जो लेवल ऑफ यूटिलिटी है वो आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि दिस दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ऑल राइट, तो यहाँ पे दो टर्म्स आ जाती है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब इसका बेसिक मीनिंग एंड कैसे इसको आप कैलकुलेट करोगे उसको समझते हैं। तो टोटल यूटिलिटी टर्म से ही क्लियर है कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद आपको कितनी टोटल यूटिलिटी मिलती है, आपकी कितनी सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हो पाती है, फुलफिल हो पाती है। तो टोटल यूटिलिटी जो है वो है टोटल सेटिस्फैक्शन आप कितनी डिराइव कर रहे हो। सो अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के आप ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे तो आपकी सेटिस्फैक्शन भी उतनी हायर लेवल की होगी। ऑलराइट, तो ये है सिंपल आइडिया बिहाइंड द टोटल यूटिलिटी। नाउ कमिंग टू मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल आप बहुत सारी टर्म्स के पहले देखोगे एज अ प्रीफिक्स इन स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स। सो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल टर्म जहां भी आ गया वहां हम हमेशा वन एडिशनल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस इज बेसिकली आपकी यूटिलिटी में कितना चेंज हो रहा है व्हेन यू आर कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब सपोज आप कंज्यूम कर रहे हो 5 यूनिट्स ऑफ मैंगोज एंड व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द 6th यूनिट, मतलब दिस इज टॉकिंग अबाउट द सिंगल 6th यूनिट ऑफ मैंगो कंजम्पशन। तो सिंगल यूनिट या वन एडिशनल यूनिट ऑफ मैंगो आफ्टर कंज्यूमिंग द 5 मैंगो यूनिट्स आपको कितनी एडिशनल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी 6th मैंगो कंज्यूम करने के बाद मिलेगी। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द मार्जिनल यूटिलिटी। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला सिंपल है, टोटल 5 मैंगोज कंज्यूम करने के बाद आपकी टोटल यूटिलिटी जितनी रही आप उसमें से माइनस करोगे कितनी यूटिलिटी आपको 6th मैंगो कंज्यूम करने के बाद हो रही है। तो टोटल यूटिलिटी यू आर गेटिंग बाय कंज्यूमिंग 6 मैंगोज माइनस टोटल यूटिलिटीज यू आर गेटिंग आफ्टर कंज्यूमिंग 5 मैंगोज। तो जो आपको माइनस करके मिलेगा वो आपको मिलेगी यूटिलिटी ऑफ द कंजम्पशन ऑफ 6th मैंगो, वन सिंगल यूनिट ऑफ 6th मैंगो। All right, so this is the simple formula, and total utility का जो formula है that is you will be adding up all the individual marginal utility units, जितनी भी आपको utility मिलेगी after consuming one additional unit every single time up till the total units that you will be consuming. So these are the two simple formulas, and examination में कुछ numericals भी आते हैं if economics is your optional, but even for general studies you need to have clarity, specifically conceptual clarity बहुत matter करती है because again this is the basis and इसके basis पे आगे questions होते हैं। तो total utility, marginal utility के पीछे जो idea है, जो concept है वो आपको clear होना important है। अब बेसिक डेफिनेशन हम क्लियर कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं ना। अब हम आते हैं कि कैसे मार्जिनल यूटिलिटी बिहेव करती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होती है विद द इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। सपोज आपने, हम इसी एग्जांपल को लेके चलेंगे कि 5 मैंगोज आप ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हो, यू आर डन विद 5 ऑफ द मैंगो। 6th मैंगो जब आप कंज्यूम करने जाओगे तो आपको जो एडिशनल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी मिलेगी या जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी फ्रॉम द 6th मैंगो वो कम होगी कंपेयर टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द 5th मैंगो। मतलब हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ मैंगो जैसे जैसे आप खाते जाओगे तो आपकी सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज हो रही है, आप सेटिस्फाई हो रहे हो, आपकी जो वांट है फॉर वन मोर मैंगो वो आपकी कम होती जाएगी। तो इसलिए हमेशा जितने ज्यादा आप मैंगोज कंज्यूम करते जाओगे एवरी यूनिट के बाद उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी फॉल होती जाएगी। सो दिस इज द सिंपल थिंग। सो सिमिलरली ये डेटा भी वही चीज को डिपिक्ट कर रहा है। अब इसको अगर मैं आपको समझाऊं टेबल को, तो हेयर वी हैव द टोटल यूटिलिटी, हेयर वी हैव द मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूनिट्स जो हम कंज्यूम करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी 6। सो टोटल यूटिलिटी आप देख रहे हो कि हर यूनिट के कंजम्पशन के बाद इंक्रीज होती जा रही है। बट इन केस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप देखोगे कि इट इज फॉलिंग विद द कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला मैंगो जो आपने कंज्यूम किया या कोई भी कमोडिटी आप अज्यूम कर सकते हो, तो पहली यूनिट के कंजम्पशन के बाद आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली ऑफ 12 यूटिल्स। नेक्स्ट यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एग्जैक्टली हाफ हो गई, तो इट केम डाउन टू 6 यूटिल्स। सिमिलरली
एवरी एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के बाद आपकी जो MU है दैट इज फॉलिंग। एंड आप एक और चीज यहाँ नोटिस करोगे कि टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जा रही है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कि टोटल यूटिलिटी का कर्व आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो या कैसा होता है, एंड MU का कर्व कैसा होता है। सो दिस इज द टोटल यूटिलिटी कर्व, total utility, and this dotted curve is the marginal utility curve. तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल यूटिलिटी, अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, कभी भी आपको नेगेटिव में नहीं मिलेगी। तो यू कैन सी कि एवरी एडिशनल यूनिट के बाद हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी वाज इंक्रीजिंग। सो इट इज इंक्रीजिंग बट एक डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब जैसे जैसे कर्व ऊपर जा रहा है तो जो उसकी स्लोप है वो भी रिड्यूस हो रही है, एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहाँ वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रीच कर जाता है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है, एंड देन यू आर सीइंग उसके बाद इट इज फॉलिंग ऑल्सो। फॉल हो सकता है बट टोटल यूटिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी का हमने बात करा कि एवरी एडिशनल यूनिट के बाद आपकी जो MU है वो कम होती जाएगी, क्योंकि आपकी सेटिस्फैक्शन जो है वो भी फुलफिल होती जा रही है विद टाइम। तो इसलिए this is falling, and you can see कि it is falling with consumption of every additional unit, and जहाँ पे you are seeing total utility का जहाँ stable हो रही है, यहाँ पे अगर आप इस यूनिट और इस यूनिट के कंजम्पशन के बाद इनकी जो यूटिलिटी है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा, तो वो होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने एग्जांपल समझा था, फॉर्मूला के साथ हमने देखा था। तो यहाँ पे जहाँ टोटल यूटिलिटी 0 आएगी, बेसिकली टोटल यूटिलिटी जहाँ मैक्सिमम है और वो स्टेबल हो रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जैक्टली मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो जाएगी। 0 आप देख सकते हो यहाँ इस एक्स एक्सिस के ग्राफ पे MU इज 0, एंड देन अगर आप उसको फर्दर एक और यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। सो दिस इज व्हाट द ग्राफ इज शोइंग। सो जो अभी हमने देखा कि ये मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे वो फॉल होती है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, क्या बेसिक आइडिया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख चुके हैं, एंड पॉजिटिविटी और कहाँ 0 होती है, कहाँ नेगेटिव होती है, ये भी हम देख चुके हैं। अब आते हैं हम डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी यूजिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व को समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि डिमांड क्या होती है। सो डिमांड बेसिकली आप लोगों को ये एक बेसिक आइडिया होगा कि डिमांड इज समथिंग, अगर आप किसी चीज को परचेज करना चाहते हो तो वो आपके हिसाब से सिंपल टर्म्स में या लेमैन टर्म्स में दैट इज कंसिडर्ड टू बी डिमांड। बट एक्चुअली अगर हम रियल इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो दैट इज नॉट डिमांड, या दैट इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डिमांड। तो पहली चीज यही होती है कि यू हैव द विलिंगनेस टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ सर्विस, साथ के साथ you need to also have sufficient amount of income, या that particular commodity and service also needs to be affordable at the same time। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर गुड को जिसकी आप डिमांड कर रहे हो, जिसकी आप विलिंगनेस है टू बाय दैट, उसके लिए आपके पास उतने पैसे भी होने चाहिए टू बाय दैट। तो तभी आप उसको डिमांड कंसिडर करते हो इन इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, तो पैसे होने चाहिए तो उसका मतलब कि उतनी इनकम भी होनी चाहिए आपके पास। सो डिमांड इट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स, एंड मतलब हम हमेशा या मोर ऑफन जो कॉमनली टर्म यूज की जाती है कि डिमांड किस चीज पे ज्यादा डिपेंड करती है, वो हम बोलते हैं कि प्राइसेस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगी। बट और भी बाकी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं अपार्ट फ्रॉम प्राइस। प्राइस तो है ही, अगर मतलब किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड जो है वो फॉल होगी, अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। बट अपार्ट फ्रॉम प्राइस कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं लाइक देर आर अदर टाइप्स ऑफ कमोडिटीज जिसको हम सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। इसको आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बट ये कैसे डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। बट अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे। उनका जो प्राइस है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी जिसकी हम डिमांड की यहाँ बात कर रहे हैं। इनकम आपकी कितनी है वो भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगी, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है अकॉर्डिंगली आपकी डिमांड वेरी करेगी। ऑलराइट, तो दिस इज बेसिकली
द आइडिया बिहाइंड डिमांड एंड क्या फैक्टर्स डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो अगर हम डिमांड कर्व को प्लॉट करने की बात करें तो हमने बेसिकली डिमांड कर्व पे क्या प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस होता है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड होती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, एंड जो बाकी फैक्टर्स हैं दे आर हेल्ड टू बी कांस्टेंट। सो if I precisely quote the law of demand, so it says कि it is a graphical representation of various commodities, quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at different prices of the same commodity। हम single commodity case लेके चलेंगे and बाकी सारी चीजें they are held to be constant। सो कांस्टेंट बाकी सारी चीजें जो अभी हमने अदर फैक्टर्स की बात करी, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट रहेंगे, जो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो कांस्टेंट रहेगा, आपकी इनकम कांस्टेंट रहेगी। बस जो चीज चेंज कर सकती है वो है प्राइस। सो प्राइस चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली डिमांड चेंज होगी एंड देन यू फाइनली गेट दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड आल्सो। सो लोअर प्राइसेस होंगे तो ऑब्वियसली आपकी विलिंगनेस टू बाय अ गुड और सर्विस ज्यादा रहेगी। सो नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है between quantity demanded and the price। This is law of demand। and यहाँ पे भी आ जाता है law of diminishing marginal utility जो अभी हमने ऊपर समझा था। so law of diminishing marginal utility it states कि जो every successive unit है of commodity it provides lower marginal unit, मतलब हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के बाद आपकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती जाएगी। एंड सिंस आपकी अगर एडिशनल यूटिलिटी फॉल होती जा रही है तो आपकी जो डिमांड है फॉर ईच एडिशनल यूनिट वो भी विद एडिशनल कंजम्पशन कम होती जाएगी। तो इसलिए जो लॉ ऑफ डिमांड की शेप भी है, सॉरी डिमांड कर्व की शेप है, दैट इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो जो रीजन है बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग curve, the demand curve, that is the reason is hidden in the law of diminishing marginal utility। So we are completed with the cardinal utility analysis up till here। Now we'll start with the ordinal utility analysis। So ordinal utility analysis को हम अगर हम समझे कि basically अभी हमने पढ़ा सारा related to cardinal utility analysis। So one of the drawbacks of cardinal utility analysis is कि इट इज नॉट दैट प्रैक्टिकल, क्योंकि यूटिलिटी को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं रियल सेंस में। रियलिटी में आप नहीं क्वांटिफाई कर सकते। इफ यू आर सपोज ईटिंग आइसक्रीम तो यू कांट क्वांटिफाई कि आपको कितनी satisfaction मिली या कितनी यूटिलिटी मिली आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर आइसक्रीम। तो मैथमेटिकली यू कांट कैलकुलेट the utility। So that is why we see the importance of ordinal utility। So ordinal utility term में ही the word is hidden order। Basically हम rank देना prefer ज्यादा करते हैं और जो practical भी है when it comes to the utility of different combinations of goods and services जिसमें से आपको choice make करनी है। तो basically rank या आप बोल सकते हो कि आप according to priority you give it प्रॉपर सीक्वेंस में आप अरेंज कर सकते हो जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में बेसिकली ऑर्डर, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड यू गिव देम अ प्रॉपर रैंक। सो यहाँ पे बात आती है इनडिफरेंस कर्व की। इनडिफरेंस कर्व, दिस इज हाउ वी प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ। तो यहाँ पे अगर हम समझे इनडिफरेंस कर्व मतलब वर्ड ही इनडिफरेंस है, मतलब कंज्यूमर is indifferent between the different combinations, different options A, B, C, D, E जो भी available हैं in front of a consumer to choose from। तो अगर हम सिंगल आईसी कर्व की बात करें तो उस पे जितने भी कॉम्बिनेशंस प्लॉटेड हैं वो सिग्निफाई करते हैं कि जो आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है दैट रिमेन्स सेम। आप अगर सी को कंज्यूम करोगे तो भी आपकी सेटिस्फैक्शन सेम होगी, बी को कंज्यूम करोगे तो भी आपकी सेटिस्फैक्शन सेम होगी। तो जितने भी कॉम्बिनेशंस एक पर्टिकुलर आईसी कर्व पे प्लॉटेड होते हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग दैट यू आर गेटिंग सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऑलराइट, अगर हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स अ हायर आईसी कर्व, अगर एक और ये आईसी कर्व है, सपोज दिस इज आईसी डैश, तो इस पे जो कॉम्बिनेशंस रहेंगे और इस कर्व पे जो कॉम्बिनेशन है, सपोज यहाँ बी है तो यहाँ पे भी प्लॉट बी डैश। तो इफ यू आर कंज्यूमिंग बी डैश तो आपकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है दैट वुड बी हायर इफ यू चूज बी डैश ओवर बी। तो मतलब
अगर आप हायर आईसीज पे मूव कर रहे हो तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विद ऑल्सो इंक्रीज। अब हम बात करते हैं सिर्फ एक ही आईसी कर्व की, जो यहाँ पे प्लॉटेड भी है। आई वुड जस्ट रिमूव दिस। तो यहाँ पे बेसिकली सपोज आप मूव कर रहे हो फ्रॉम ए टू बी, you're moving downwards from A to B combination on this IC curve. So A पे you are consuming 15 units of mangoes and 1 unit of banana. But आप चाहते हो कि you want more bananas. तो उस केस में सिंस आपके पास अमाउंट ऑफ मैंगोज और जो बनानाज है टोटल टर्म्स में बात कर रही हूँ, दैट इज फिक्स्ड। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 15 मैंगोज भी कंज्यूम करोगे एंड यू विश टू हैव मोर बनानास, तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। सो अगर आप मोर बनानास कंज्यूम करना चाहते हो, यू विश टू मूव फ्रॉम ए टू बी, तो आपको कुछ यूनिट्स ऑफ मैंगोज जो हैं वो आपको गिव अप करने पड़ेंगे। ओनली देन यू कैन कंज्यूम वन मोर यूनिट ऑफ बनाना। सो दिस इज व्हाट दिस मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी शोज, कि अगर आप 2 यूनिट्स ऑफ बनानास खाना चाहते हो तो आपको 3 यूनिट्स ऑफ मैंगोज जो है वो आपको गिव अप करने पड़ेंगे, तभी आपको एक और एक्स्ट्रा बनाना मिलेगा। सो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और जो ये MRS होता है, दिस इज बेसिकली शोइंग द स्लोप ऑफ दिस आईसी कर्व। सो MRS इज द स्लोप ऑफ IC। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। एंड दिस इज द फॉर्मूला कि कितने यूनिट्स ऑफ मैंगोज, मतलब चेंज इन वाई, तो वाई एक्सिस पे वी हैव प्लॉटेड मैंगोज, तो हाउ मेनी मैंगोज या हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वाई आपको गिव अप करने पड़ेंगे टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ बनानास, जो हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है। दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सो आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो सेम रहेगी यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी विल नॉट चेंज। सो अगेन यहाँ पे एक और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है, प्लीज बी कंप्लीटली अटेंटिव व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग द आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द आईसी। तो MRS तक हम देख चुके हैं चीजें, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे बेसिकली क्या आईसी कर्व सिग्निफाई करते हैं। अब बात आती है कि जैसे जैसे आप मूव ऑन करोगे टुवर्ड्स हैविंग मोर यूनिट्स ऑफ बनानास, और जैसे जैसे आपको और मैंगोज गिव अप करने पड़ेंगे टू गेट वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ बनाना, तो जितने यूनिट ऑफ मैंगोज आप सैक्रिफाइस करोगे वो भी कम होते जाएंगे, क्योंकि आपकी जो यूटिलिटी है बाय कंज्यूमिंग वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ बनानास एवरी सिंगल टाइम, वो भी कम हो रही है। सो ये हमने अभी देखा था ऊपर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू। तो ये दोनों लॉ सेम टाइम पे फंक्शन करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 3 यूनिट्स ऑफ मैंगोज गिव अप किए थे जब आप सेकेंड यूनिट ऑफ बनाना पे मूव किए। यहाँ पे अब आप देखोगे कि हमने सिर्फ 2 यूनिट्स ऑफ मैंगोज गिव अप किए जब आपको थर्ड यूनिट ऑफ बनाना चाहिए, एंड फर्दर आप सिर्फ 1 यूनिट ऑफ मैंगो गिव अप करोगे जब आपको फोर्थ यूनिट ऑफ बनाना चाहिए। तो दिस इज द थिंग जो आपको अगेन समझ में आना इम्पोर्टेंट है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन। So this is now called the law of diminishing marginal rate of substitution, जो भी मैंने आपको यहाँ पे चीज एक्सप्लेन करी कि ये यूनिट ऑफ गिविंग अप वुड आल्सो फॉल विद द वन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बनानास, क्योंकि बनानास की भी मार्जिनल यूटिलिटी विद एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन फॉल हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब हम आते हैं शेप ऑफ आईसी कर्व क्या होती है। तो शेप अभी जो हमने ये देखी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दिस इज स्लोप्ड लाइक दिस। सो दिस इज कॉन्वेक्स। अगर किसी ग्राफ की शेप ऐसे होती है तो दिस इज कॉल्ड कॉन्केव टू द ओरिजिन, बट आईसी के केस में शेप इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। एंड जो अभी हमने बनानास और मैंगोज वाला एग्जांपल लिया, उस केस में जो हमने बनाना और मैंगो को एज्यूम किया था, दीवर नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के केस में शेप ऑफ आईसी होती है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है। अब हम बात करें परफेक्ट सब्सटीट्यूट, अगर गुड्स है, नॉर्मल गुड्स नहीं है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है, तो आईसी की शेप क्या होगी। तो आईसी की शेप होती है स्ट्रेट लाइन। इट इज लाइक दिस, जैसे डिमांड कर्व की शेप होती है।
तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे हैं, अगर आपको ये टेबल दे रखी है और इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि नेचर ऑफ गुड्स क्या है, तो आप देखोगे एमआरएस क्या है। तो एमआरएस आप देखोगे हर यूनिट जितना भी आपको एडिशनल चाहिए, तो आप हमेशा सिर्फ 1 यूनिट ऑफ गुड सैक्रिफाइस या गिव अप करोगे। तो ये शो करता है कि यू बेसिकली इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू गुड्स। तो ये कहीं ना कहीं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का केस है। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल है क्वांटिटी ऑफ 5 रुपी नोट्स एंड 5 रुपी कॉइन्स। तो अगर आप बेसिकली अगर आपको एक एडिशनल नोट और चाहिए ऑफ 5 रुपीज, तो आप 1 यूनिट ऑफ 5 रुपी कॉइन ही गिव अप करोगे हर एक केस में, दैट रिमेन्स द सेम। So this is the case of perfect substitute, and the shape of IC है that is a straight line, that's how it looks. So जो MRS है it always remains 1, जो रेशियो है 1:1 रहेगा हमेशा। अब हम आते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, से बीच में ही दे रखा है तो इसको भी यही समझ लेते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मतलब देर आर 2 बंडल्स ऑफ गुड्स जिसमें से आपको चूज करना है, एक है x1 x2, एक है y1 y2। बट अगर इनमें सपोज नंबर है हमारे पास, नंबर के टर्म्स में इसको अगर हम समझेंगे तो थोड़ा आपके लिए और इजी हो जाएगा। सपोज दिस इज 3:4 एंड सेकेंड बंडल जो है दैट इज 2:4। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस हम तभी बोलेंगे अगर आप इस वाले बंडल को चूज कर रहे हो, क्योंकि जो यहाँ पे जो कमोडिटी है एक्स वाली, उसका एक एडिशनल यूनिट इस वाले बंडल में प्रेजेंट है, एंड जो बाकी कमोडिटी है उसका यूनिट सेम है, वो कम नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस बंडल बेसिकली दिस बंडल, या आप x1 x2, अगर ये x1 x2 वाला बंडल हमने लिखा है, अगर आप प्रेफर कर रहे हो x2 वाला, ये x1 x2 वाला बंडल, तो इसमें जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये है कि इट नीड्स टू हैव मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स, मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई होगी, इसमें 2 यूनिट्स थे, इसमें 3 यूनिट्स है, तो इट इज हैविंग मोर ऑफ वन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड। तो अदर गुड इट इज नॉट लेस, इट इज द सेम नंबर। सो दैट इज वाई अगर आप इसको चूज करोगे इस बंडल को, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अब हम आते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस कर्व की हम बात कर रहे थे, उसी को आगे लेके चलते। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जब आप बहुत सारे आईसी कर्व एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर देते हो, तो उसको हम सिंपली बोल देते हैं कि इट इज इंडिफरेंस मैप। तो प्रेफरेंसेस ओवर ऑल द बंडल्स आपकी जो शो कर रहा है इंडिफरेंस कर्व। एंड ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ईच लेवल ऑफ आईसी कर्व टूवर्ड्स द राइट या अपवर्ड साइड पे जो ड्रॉ किया जाएगा वो शो करेगा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। सो यहाँ पे भी जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा ऊपर बॉक्स में, तो मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंसेस इट इम्प्लाइज बिटवीन एनी टू इंडिफरेंस कर्व, मतलब ये इस केस में एप्लीकेबल होता है ये कॉन्सेप्ट। तो अगर सपोज ये वाला आईसी हम कंसिडर करें और ये वाला आईसी, एंड यहाँ पे वी हैव वन ऑफ द बंडल्स, यहाँ पे वी हैव वन ऑफ द बंडल्स, या फिर वी कैन ऑल्सो डू दिस वे, इसको हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सो ये दो कॉम्बिनेशंस हमारे पास हैं। अब ये वाला जो गुड है एक्स एक्सिस पे जो गुड है इसकी यूनिट सेम रहेगी, बट जो दूसरा गुड है उसकी यूनिट ज्यादा रहेगी। इफ आई ड्रॉ इट, लेट मी ड्रॉ इट। सो एक यूनिट ये आई है और इस वाले बंडल पे यूनिट ये आई, तो यहाँ पे ज्यादा यूनिट है, यहाँ पे यूनिट जो है वो सेम है। तो ये शो कर रहा है कि इट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस अगर आप इस बंडल को चूज कर रहे हो तो। नाउ विल अंडरस्टैंड कि फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप। तो स्लोप ऑफ आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको मोर ऑफ बनानास कंज्यूम करने हैं तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ मैंगोज सैक्रिफाइस या गिव अप करने पड़ेंगे। सो दिस इज देयर, ये हम डिटेल में भी मैंने आपको समझा दिया है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी फीचर इज हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। सो IC2 पे जो यूटिलिटी है दैट इज लेस देन IC2, सॉरी IC2 पे जो यूटिलिटी है दैट इज मोर देन IC1, IC3 की जो यूटिलिटी है दैट इज मोर देन IC2 एंड IC1 बोथ। तो जो C वाला बंडल है दिस इज हैविंग द मैक्सिमम यूटिलिटी। सो आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है at each higher level of IC curve. Then we come to the third feature,
जो दो आईसी कर्व होते हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अब इसको आप प्रूफ कैसे करोगे, वो मेन चीज आती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि सपोज करते हैं दो आईसी कर्व हैं और वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड हमने यहाँ पे तीन बंडल्स प्लॉट कर दिए, ए बी एंड सी। तो ए हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट वाला बंडल, दिस इज ऑन IC1 एंड दिस इज बंडल नंबर सी इज ऑन IC2। एग्जाम्पल हम वही लेंगे बनानाज एंड मैंगोज का। तो अगर हम बंडल नंबर ए की बात करें, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मतलब हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दोनों आईसी कर्व से, क्योंकि जो पॉइंट ए है वो दोनों कर्व्स के ऊपर लाई कर रहा है। और दो आईसी कर्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो होना चाहिए कि दोनों डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेंगे या डिपिक्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि हायर लेवल ऑफ आईसी हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी शो करते हैं। तो अगर हम दो आईसी ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो दोनों आईसीज पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि जो कॉम्बिनेशन ए है इट इज शोइंग सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी फॉर बोथ द आईसी कर्व्स। बट देन वी आर हैविंग बंडल नंबर बी एंड बंडल नंबर सी, तो क्या आप बोल सकते हो बंडल नंबर बी और सी दोनों सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी शो कर रहे हैं? वो हम नहीं बोल सकते हैं। तो दैट इज वाई वी से कि दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो यूटिलिटी है इस इस डायग्राम के थ्रू अगर हम बोलें, या जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम दिस डिपिक्शन, कि यूटिलिटी ऑफ ए और बी हायर है या यूटिलिटी ऑफ ए या सी हायर है। बट इस केस में एक चीज फॉर श्योर है कि यूटिलिटी ऑफ बी जरूर हायर है कंपेयर टू द यूटिलिटी ऑफ सी, क्योंकि बी हायर आईसी है और जो आई बी हायर आईसी पे है IC1 पे, और सी कॉम्बिनेशन जो है IC2 पे है विच इज द लोअर आईसी। तो ये हम नहीं बोल सकते कि ए कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी शो करेगा फॉर बोथ द आईसीज। सो इसलिए वी गेट कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स एंड दैट्स व्हाई वी से कि दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। So here we complete today's topic of cardinal and ordinal utility analysis. This is the beginning of the consumer behavior theory. हमने indifference curve के बारे में डिटेल में समझा, हमने derivation of demand curve देखी through the cardinal utility analysis, हमने law of demand देखा, law of diminishing marginal rate of substitution देखा, and law of diminishing marginal utility हमने देखा. So ये आज का सारा topic complete होता है। एंड आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको यही कंफ्यूजन रहेगा तो जो और हायर लेवल ऑफ टॉपिक्स हैं आपको वो प्रॉपरली नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी वाले कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जो लॉज हैं वो यूज होते हैं। आपको अजम्पशंस की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए इकोनॉमी में। सो let's keep it this much, and do leave your doubts in the comment section, and if you have any other kind of feedback, we'll be more happy to share it. And thank you so much. Do subscribe to Ansarkari and stay tuned for further sessions, and also like this video. Thank you so much for joining us.